हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों इसमें चल रहा ट्रांसलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, उससे सभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो। लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है, हर वीडियो आप पास तक पहुँचता रहेगा। इसे शेयर करने से क्या फायदा होता है, शेयर करने से कि आपके जो दूर पर बैठे होते हैं उनके पास तो बच्चों ये वीडियो पहुँचता रहेगा। तो अब आती है कि अगले हेडिंग आती है मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब होती इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक गार्ड सेल है, एक गार्ड सेल है ये। तो गार्ड सेल, जैसे मान लीजिए गार्ड सेल जो है वो, ये तो खैर ओपन गार्ड सेल है ये। जब गार्ड सेल क्लोज होता है वो, उस समय इंड ऑस्मोसिस होता है और वाटर अंदर पहुंच जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है गार्ड सेल का, और स्टोमेटा जो होता है ओपन कर जाते हैं वो। इसमें कई थ्योरी आती हैं वो, तो देखिए उसमें पहली थ्योरी होती है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। जो पहली थ्योरी होती है वह है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, और इसको दिया था लायर्ड ने जो है वो। इस परिकल्पना को लायर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया है, और इसको लायर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। उसको कहते हैं स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी होती है वो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पहले प्रोसेस होती है जिसमें स्टोमेटा क्लोज होता है वो। स्टोमेटा ये क्लोज है वो। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जब इसको खुलना होता है तो फोटोसिंथेसिस आकर फोटोसिंथेसिस शुरुआत होती है वो। इसके बाद क्या होता है, नंबर फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस आकर। इसके बाद क्या होता है, नंबर सेकंड कंडीशन आती है कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर जाता है वो, क्योंकि स्टोमेटा को क्लोज ओपन होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज होना जरूरी है वो। इसके बाद गार्ड सेल का पीएच जो होता है बढ़ जाता है, और पीएच मान जो होता है 7 के आसपास पहुंच जाता है। इसके बाद क्या होता है, स्टार जो होती है दैट इज कन्वर्ट इनटू द शुगर। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है वो। फिर क्या होता है, इंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होता है, माने वाटर मॉलिक्यूल जो होता है सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में पहुंच जाते हैं वो, माने इंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर हो जाता है। फिर क्या होता है, जब वाटर का इंड ऑस्मोसिस होता है तो गार्ड सेल का टारगेट प्रेशर बढ़ जाता है वो, और जब टारगेट प्रेशर बढ़ जाता है तो वॉल्यूम ऑफ गार्ड सेल जो होता है इंक्रीज कर जाता है, और स्टोमेटा ओपन कर जाते हैं। मीन्स स्टोमेटा की ओपनिंग में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस पहले शुरुआत होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है वो। पीएच मान इंक्रीज कर जाता है, 7 के आसपास पहुंच जाता है वो। स्टार्च बदल जाता है शुगर में जो है वो। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इंक्रीज कर जाता है। फिर इंड ऑस्मोसिस होता है, माने वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इंड ऑस्मोसिस करके माने अंतःप्राशन करके एक्सेसरी सेल से गार्ड सेल में पहुंच जाते हैं वो। और टारगेट प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है गार्ड सेल का, और इसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गार्ड सेल जो होती है इंक्रीज कर जाती है वो, और स्टोमेटा जो होता है ओपन कर जाते हैं वो। ये तो जो प्रोसेस होती है, 1 सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5th 6th 7th 8th, इस बार 9 स्टेप पर जो होता है स्टोमेटा ओपन कर जाती है वो। अब आती है जब स्टोमेटा को क्लोज होना होता है वो, तो वही प्रोसेस उल्टा होती है वो। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आकर था, यहाँ फोटोसिंथेसिस जो होता है सीज कर जाती है जो है वो। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ डिक्रीज कर गया है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यहाँ इंक्रीज रहती है, मानी कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल जो होता है बढ़ जाता है वो। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है जो है वो। अब होती है यहाँ पर पीएच बढ़ा था,
फिर पीएच जो होता है घट जाता है, पीएच मान 5 के आसपास पहुंच जाता है वो। इसके बाद क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस बिकम द एक्टिव और कन्वर्जन। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द स्टार्च हो जाता है वो, माने कि जो उल्टा हो जाती है, इस स्टेप में उल्टा हो जाता है, शुगर जो होता है स्टार्च में बदल जाता है जो क्लोज होने के लिए जो है वो। इसके बाद क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है यहाँ इंक्रीज कर गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इस प्रेशर में घट जाता है वो। फिर क्या होता है, इंड ऑस्मोसिस यहाँ पर था तो यहाँ पर इस ऑस्मोसिस ऑफ वाटर हो जाता है। टर्गर प्रेशर यहाँ इंक्रीज कर गया, टर्गर प्रेशर जो डिक्रीज कर जाता है वो। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज कर गया तो वॉल्यूम ऑफ गार्ड सेल जो होता है डिक्रीज कर जाता है वो, और स्टोमेटा जो होते हैं क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं वो। तो एक बार फिर देख लीजिए इसको, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आकर था, फोटोसिंथेसिस यहाँ जो होता है सीध हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाता है, माने एक्यूमुलेट हो जाता है वो। और पीएच जो होता है, जो बढ़ा हुआ था वही पीएच जो होता है घट जाता है, वो 5 के आसपास पहुंच जाता है वो। और शुगर जो होती है स्टार्च बदल जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो इंक्रीज किया वहां पर डिक्रीज कर जाता है। इंड ऑस्मोसिस यहाँ पर था, यहाँ पर इस ऑस्मोसिस हो जाता है वो, माने वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इंड ऑस्मोसिस के अंदर आए हैं, वही जो होता है गार्ड सेल से जो होता है सब्सिडी सेल में पहुंच जाते हैं वो। टर्गर प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पर टर्गर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम ऑफ गार्ड सेल जो होता है इंक्रीज यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है वो। और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं वो, ओपन हो जाते हैं वो। ये थ्योरी जो है वो लायड ने प्रस्तुत किया, और लोफील्ड वगैरह जो है ना, इस मत का लोफील्ड ने इसका समर्थन किया हुआ है वो, जो कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए है वो। हालांकि अच्छी विधि नहीं मानी जाती है वो, क्योंकि इसमें जो होता है कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए अच्छी विधि इसको नहीं मानते हैं वो। अच्छा, क्यों समर्थन नहीं पाया जो है वो, क्योंकि एक बीज पत्ती जो प्लांट होते हैं उसमें गार्ड सेल में मंड का निर्माण नहीं होता है वो। और स्टोमेटा के खुलते समय रंध्र में मंड शर्करा के अपेक्षा कार्बनिक अम्ल जो होता है में परिवर्तित हो जाती जो है वो, इसलिए इसको अच्छी थ्योरी बच्चों नहीं माना गया है। अब आती है, अगला होता है एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मेथड। नेक्स्ट आता है एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक इनामुआ नामक वैज्ञानिक ने और उनके साथ साथ अन्य शोधकर्ताओं ने दिया जो है वो। इसके अनुसार जो है वो गार्ड सेल को जब प्रकाश में रखा जाता है तो इसमें पोटेशियम आयन का एक्यूमुलेशन हो जाता जो है वो। और फ्यूगनो ने इसका समर्थन किया, और इसके लेविट ने इसका रूपांतरित समय प्रस्तुत किया। और इसके अनुसार जो होता रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन के अंदर व बाहर सक्रिय परिवहन के कारण जो होता है स्टोमेटा खुल जाते हैं जो है वो। माने जब पोटेशियम आयन अंदर होता है और हाइड्रोजन आयन बाहर होते हैं वो, पोटेशियम आयन होता है और हाइड्रोजन आयन जब बाहर हो जाते हैं वो, तो स्टोमेटा जो होती ओपन कर जाती जो है वो। ये तो लाइट समय होता है वो, और डार्क समय में क्या होता है, उल्टा रिवर्स प्रोसेस होती है। रिवर्स प्रोसेस में पोटेशियम आयन जो होता है बाहर होते हैं, हाइड्रोजन आयन अंदर होते हैं, तो क्या हो जाता है, स्टोमेटा जो होती है ओपन कर जाती है। तो हालांकि एक थ्योरी सबसे अच्छी थ्योरी मानी गई है, जिसको कहते हैं एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी को अच्छा माना गया जो है ये, और ये इसको काफी अच्छा माना गया है। अब आती बच्चों, अगला हेडिंग आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फैक्टर्स affecting rate of ट्रांसपिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसकी हिंदी होती है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें दो कारक होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है और इंटरनल फैक्टर्स होता है जो है, माने दो कारक काम करते हैं,
बाह्य कारक होता है, दूसरा क्या होता है, आंतरिक कारक होते हैं वो। तो बाह्य कारक में पहला आता है एटमॉस्फेरिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहला है एटमॉस्फेरिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसकी हिंदी होती है वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता। वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है वो। तो किसी एक समय में आपेक्षिक आर्द्रता माने रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है, वायुमंडल में मौजूद वास्तविक वाष्प की कुल मात्रा तथा उस समय वायुमंडल को संतुलित करने के निमित्त वाष्प की आवश्यकता का जो होता है ये अनुपात होता जो है ये। और इसके अंतर्गत कम आपेक्षिक आर्द्रता पर वायुमंडल अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता जो है वो, और वाष्पोषण गति जो होती है बच्चों ये तेज हो जाती है वो। अब होती आपेक्षिक आर्द्रता में बढ़ोतरी वृद्धि के फलस्वरूप पत्तियों के समीपवर्ती आसपास वातावरण अधिक नम आर्द्र हो जाती है वो। इसके कारण जो होता है वाष्प दाब जो होता है कम हो जाती है, प्रबलता कम हो जाती है वो। और वाष्पोत्सर्जन की दर में माने विसरण में कमी हो जाती है, गिरावट कमी हो जाती जो है वो। और आपेक्षिक आर्द्रता को % में व्यक्त किया जाता है वो। जैसे आपेक्षिक आर्द्रता का 40% से यह अभिप्राय होता है कि वायुमंडल में पूर्ण संतृप्त होने के निमित्त जितनी जलवाष्प चाहिए आवश्यकता होती है उसका 2/भाग मौजूद है, और 3/भाग 60% और अधिक जलवाष्प जो है वायुमंडल से ग्रहण की जा सकती है वो। और आपेक्षिक आर्द्रता कम ताप पर अधिक और अधिक तापमान पर बच्चों हो जाता कम हो जाती है। माने रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है कम तापक्रम पर अधिक और अधिक तापक्रम पर कम हो जाती जो है वो। तो अब होती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एटमॉस्फेयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स मात्रा जो है वो। बच्चों इतना पर्याप्त आज के लिए, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।